हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के एक वायरल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, आप निर्देश वगैरह पढ़ सकते हैं, पेपर पैटर्न ऐसे ही देखने को मिलेगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। तो मैंने आंसर इसमें लिख दिया है ताकि जो है आप जब इसके पीडीएफ पाएं तो इसे रिवीजन कर सके। तो यहाँ पे राइट आंसर कृषि पर निर्भरता हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता यहाँ पे जो है कृषि पर निर्भरता, इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्पादन में अंतर का कारण क्या होता है। तो उत्पादन में जो अंतर का कारण है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी या प्राकृतिक संसाधन। आप इसका कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पूंजी। ठीक है, पूंजी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादन में अंतर का कारण जो होता है वो पूंजी के कारण होता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं कुल जो मूल्य होता है उसी को जीडीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता का संतुलन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो उपभोक्ता का जो संतुलन है वो बजट रेखा पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि भारत का राजस्व सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो उसमें आयकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांग का अर्थ क्या है। तो मांग का अर्थ हो जाएगा किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा जो होती है उसी को मांग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी। तो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना जो लागू की उसमें हरित क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने अगला है, व्यापार चक्र कौन सा चरण मंदी कहलाता है। तो उसमें अवसाद जो होता है ये व्यापार चक्र का जो है मंदी के नाम से जाना जाता है। मंदी को हम लोग घाटे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का यह मानक क्या है जो वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य जोड़ता है। तो राइट आंसर जीडीपी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाएंगे, उत्तर सहित मैंने लिख दिया है ताकि जो है आप इसे दोबारा रिवीजन कर सके। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से दिए रहते हैं, इनका आंसर देखना है। तो चलिए अब आंसर एक एक करके समझते हैं और इसको बारीकी से यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा, हेडिंग बनाना है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, और फिर इसके बारे में लिखना पड़ेगा। हेडिंग बना के लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, यहां से आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, लिखने के तरीका बस थोड़ा समझ जाइए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्ति या छोटे आर्थिक इकाई से होता है, इसमें घर, छोटी इकाई, कंपनियां ये सब आती हैं। ठीक है, इनके व्यवहार का अध्ययन करता है। नहीं समझ कोई बात नहीं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, उदाहरण में लिखा गया है कि एक व्यक्ति का निर्णय है कि वह किसी वस्तु खरीदने के लिए कितना भुगतान करेगा या कंपनी अपने उत्पाद को कीमत को कैसे तय करेगी, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हिस्सा माना जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म मतलब ही छोटा होता है यानी माइक्रो। ठीक है, तो जो हम छोटे स्तर पर कोई चीज अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में तो उसमें जो है उसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, जैसे कोई छोटा उद्योग हो गया, कोई छोटा फर्म हो गया, कोई छोटी कंपनी हो गई, उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हम करते हैं उसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांग से आप क्या समझते हैं। मांग क्या होता है, तो आइए इसको परिभाषित करते हैं। डिमांड की बात कही जा रही है। तो देखिए, मांग वह मात्रा है जिसमें उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है और आप जो है इस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं 100 रुपये कीमत पे, तो क्या है, वही डिमांड हो गई, मांग हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आप 100 रुपये पे खरीदने को तैयार नहीं होते हैं तो मांग नहीं कहलाएगा। जब आप 100 रुपये की कीमत है, उस कीमत पर आप उस वस्तु को खरीद रहे हैं तो वही मांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम समझ सकते हैं। जैसे यदि
कोई पिज्जा है, पिज्जा की कीमत 100 रुपये है और 500 लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हैं, तो ये मांग कहलाती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग भी क्या होती है, घटती जाती है। यानी अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी भैया, मांग घटती चली जाती है। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है पूरक वस्तुएं क्या कहलाती हैं। पूरक वस्तुएं क्या कहलाती हैं, तो सबसे पहले आपको काम करना है, एक हेडिंग बनानी है पूरक वस्तुएं। ठीक है, और फिर इसके बारे में लिखना है पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक साथ उपयोग किया जाता है। एक साथ उपयोग करने का मतलब क्या, उदाहरण समझते समझ में आ जाएगा। जैसे चाय और चीनी, ठीक है, चाय और चीनी, कार और पेट्रोल, इसकी या बिस्की, बर्फ। फिर इसके बाद जब एक साथ मूल्य घटता है तो दूसरे की वस्तु की मांग भी प्रभावित होती है, नहीं बढ़ती घटती है। तो यहाँ कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर चाय है तो चाय के साथ चीनी को जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर कार है तो कार को पेट्रोल के साथ जोड़ा जाता है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु उसके साथ प्रभावित हो रही है, जो वस्तु उसके साथ काम कर रही है, तो वो यहाँ पे जैसे पेन है, पेन है तो कॉपी है। तो कहने का मतलब वही चीज यहाँ पे है कि पेन बिना कॉपी अधूरा, कॉपी के बिना पेन अधूरा है। वैसे ही मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ये पेन में जो कैप लगा हुआ है, ये पेन में कैप लगा हुआ है, तो ये कैप जो है इंपॉर्टेंट है और पेन भी इंपॉर्टेंट है, तो पेन और कैप दोनों एक ही में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बिना दोनों अधूरे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्रभावित होते हैं दूसरे से। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई वस्तु ऐसी होती है इसमें एक साथ उपयोग किया जाए, जैसे ये पेन है ना, तो पेन के साथ क्या कर रहे हैं आप, इसको भी कैप को उपयोग करते हैं भाई, इसको बंद करते हैं। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जो चाय है चीनी को जोड़ा गया है, कार को पेट्रोल के साथ जोड़ा गया है, इसको बिस्की बर्फ के साथ जोड़ा गया है। ऐसे वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। अगर इनका मूल्य घटता बढ़ता है तो ये वस्तु भी घटती बढ़ती यानी प्रभावित होती है। ठीक है, उसी को पूरक वस्तु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फलन, उत्पादन फलन क्या है। ठीक है, उत्पादन फलन क्या है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। उत्पादन फलन यह बताता है कि कितने संसाधन जैसे श्रम और पूंजी का उपयोग करके कितनी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की जा सकती हैं। उत्पादन फलन का मतलब ये है कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन क्या है, उत्पादन के साधन श्रम है, पूंजी है, भूमि है, संगठन है। ठीक है, ये सब क्या है, साधन है जो उत्पादन को बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पे कहा गया है कि ये सब मिलकर उत्पादन कितनी वस्तुएं सेवाओं को उत्पादन करते हैं, वही उत्पादन फलन के नाम से जानता है। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते समझ में आ जाएगा। हर पॉइंट मैंने एक उदाहरण लिखा है ताकि जो है आप आसानी से समझ पाएं और आप उसे अच्छे से प्रजन कर पाएं, रट्टा ना मारें, आप समझने की कोशिश करें तो आप चीजें आसानी से समझ पाएंगे। उदाहरण में लिखा गया है, अगर एक कार की फैक्ट्री में 10 श्रमिक काम कर रहे हैं तो और एक दिन में 50 कारें बनती हैं, तो उत्पादन फलन यह दिखाता है कि इन श्रमिकों की मदद से कितनी कारें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब कह रहा है कि ये कार की फैक्ट्री में 10 श्रमिक हैं और एक दिन में 50 जो है कारें बनाई जा रही हैं, तो ये तय किया जाता है कि ये उत्पादन फलन यह बताता है कि श्रमिक जो है उनकी मदद से कितनी कारें बनाई जा सकती हैं। यानी अगर 10 श्रमिक 50 कारें बना रहे हैं तो 100 श्रमिक कितनी कारें बनाएंगे। ठीक है, आप इस प्रकार से अपना निकाल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि उत्पादन फलन जो यहाँ पे श्रमिक हैं वो कितना कैसे उत्पादन करते हैं, कितनी मात्रा में वस्तु को उत्पादन करते हैं, वो डिपेंड करता है इनमें, तो उसी को उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, ऐसा उत्तर आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको उदाहरण के माध्यम समझा दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार से आप क्या समझते हैं। अगर एक क्वेश्चन पेपर में आएगा कि पूर्ण रोजगार क्या है तो आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे पूर्ण रोजगार। ठीक है, लिखेंगे पूर्ण रोजगार का मतलब भैया सभी लोग जो काम करने के इच्छुक हैं वो काम पा रहे हैं, उन्हें पूर्ण रोजगार के नाम से जानते हैं। भाई सिंपल सी बात, अगर 10 लोग काम करने के लिए तैयार हैं और 10 लोग काम मिल जाए तो पूर्ण रोजगार नहीं, सबको रोजगार मिल रहा है। ठीक है, उदाहरण देखिए, एक छोटे से शहर में हर व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसे रोजगार मिल रहा है। यह यहाँ बेरोजगारी बेरोजगारी जो दर है बहुत कम होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी योग्यता के हिसाब से काम नहीं पा रहे होते हैं। ठीक है, जो उनकी योग्यता होती है काम नहीं मिल पाता है। भाई कोई उच्च श्रेणी का पढ़ाई कर लिया है तो उसको काम नहीं मिल पाएगा तो बेरोजगारी श्रेणी में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये कि पूर्ण रोजगार मतलब ये होता है कि जो लगभग सभी लोग रोजगार पा जाए उसे पूर्ण रोजगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है। तो सरकारी बजट हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें
सरकारी बजट एक योजना होता है जिसमें सरकार की आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। यानी सरकारी बजट का मतलब कि जैसे आप अपने एक बजट बनाते हैं, मान लीजिए आप जो है आपके जेब में 100 रुपये है, ठीक है, तो 100 रुपये में बजट बना लेंगे कि भाई इतना रुपया यहाँ खर्चा करना है, इतना रुपया यहाँ खर्चा करना है, 50 रुपया वहाँ लगाना है, 10 रुपये वहाँ लगाना है। इसका मतलब ये है कि ऐसे सरकार बजट बनाती है, उसके पास कितना इनकम आया है, कितना आय मिली है उसको, और कितना उसका व्यय हुआ है, व्यय मतलब कितना खर्च हुआ है, इन दोनों का बजट दिखाता है कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। इसका मतलब कितना आ रहा है कितना जा रहा है, इन दोनों का जो अनुमान होता है उसी को हम सरकार की बजट कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि सरकार ने अपनी आय के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए कर जो है वो एकत्र कर लिए हैं, 50,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आदि पे जो है इन्होंने खर्च कर दिया, तो इसकी जो है ये पूरी की पूरी बजट है। 1 लाख करोड़ खर्चा रुपये एकत्र किया है, 50,000 करोड़ इन्होंने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दिया है। इस प्रकार से जो इन क्षेत्रों में लगाया, तो ये क्या है, आय आया है और खर्च हुआ है, तो ये पूरा पूरा सरकारी बजट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनैच्छिक बेरोजगारी से आप जो है क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अनैच्छिक बेरोजगारी हेडिंग बन जाएगी आपकी, और लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि आप काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको काम ना मिले तो अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में मंदी के कारण एक व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन काम कमी के कारण उसमें काम नौकरी नहीं मिल पाती है, तो उसे जो है अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो लोग काम करना चाहते हैं, रोजगार उनको ना मिले तो उन्हें अनैच्छिक बेरोजगारी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, मुद्रा क्या है, मनी, व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या है। आइए समझते हैं मुद्रा क्या है। मुद्रा वह साधन है या माध्यम भी कह सकते हैं जिसका उपयोग वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। आपके पास मुद्रा होगा, मुद्रा नहीं पैसा होगा, पैसा होगा तो आप कोई वस्तु सामान खरीद सकते हैं, ठीक है, और आदान प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मुद्रा क्या है, एक साधन है, या इसे हम माध्यम भी कह सकते हैं। जैसे कोई वस्तु आप खरीदेंगे तो किसके माध्यम से खरीदेंगे, पैसा होगा तभी तो खरीद पाएंगे, तो साधन भी है और माध्यम दोनों कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा क्या है, एक साधन है या माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, या वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे रुपया, डॉलर, डिजिटल पैसा, आज की क्रेडिट कार्ड, ये सब जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। जितने भी मैंने आपके सामने लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे सारे क्वेश्चन इस प्रकार से। ठीक है, हम लोग यहाँ बात करेंगे ऐसे ही अच्छे तरीके से समझेंगे लघु उत्तरीय में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न आप देख पाएंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने यहाँ पे मांग की प्रमुख निर्धारित तत्व कौन कौन से, इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे एक हेडिंग बन जाएगा, ठीक है, और इसके बारे में एक एक करके लिखेंगे। मांग के निर्धारित तत्व वे कारक होते हैं जो मांग की मात्रा को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से जो है उसके तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट मूल्य हो जाएगा। कीमत बहुत बड़ी चीज होती है, कीमत प्रभावित होगा तो मांग भी प्रभावित होगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखना है। जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है। कहने का मतलब ये है कि वस्तु कीमत अगर बढ़ रही है, ठीक है, कीमत अगर बढ़ रही है तो मांग क्या होगी, मांग घटना शुरू कर देती है। और अगर कीमत घट रही है तो मांग क्या होती है, बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यदि एक पिज्जा की कीमत 200 रुपये है, 200 रुपये से घटकर 150 रुपया हो जाए तो मांग उसकी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे अगला जो कारण है वो है उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय प्रभावित होगी तो मांग भी प्रभावित होता है। जैसे से उपभोक्ता की आय बढ़ती है वे अधिक वस्तु और सेवाओं खरीदने के सक्षम हो जाते हैं, जिससे मांग बढ़ती है। लेकिन अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मांग भी प्रभावित होगा। ठीक है, आगे उदाहरण में देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो महंगे कपड़े, गैजेट्स और अन्य सामान जो है खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, वस्तु कीमत जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
अगला है उपभोक्ता की पसंद और प्राथमिकता। भाई सिंपल सी बात है, आप दुकान पे जाएंगे कोई वस्तु खरीदेंगे तो आपको जब पसंद होगा तभी तो खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पसंद पर भी डिमांड प्रभावित होता है, वही बात यहाँ पे लिखा गया है। यदि उपभोक्ता का एक खास उत्पादन के प्रति रुझान बढ़ता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। मतलब सिंपल भाषा में कहें कि आप जो वस्तु दुकान पे खरीदने गए हैं, अगर आपको पसंद आया है तो आप उसे खरीदेंगे, पसंद नहीं आया तो खरीदेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि आप पसंद के ऊपर भी निर्भर करता है डिमांड। ठीक है भैया, आगे इसमें उदाहरण में दे सकते हैं, जब स्मार्टफोन के नए मॉडल लॉन्च होते हैं तो उपभोक्ताओं की प्राथमिकता बदल जाती है और इससे मांग भी वृद्धि होती है। जब नए नए फोन आते हैं, हर कंपनी वाला नए नए फोन क्यों निकालते रहते हैं? क्योंकि भैया जानते हैं मोबाइल 2-3 साल से ज्यादा चलता नहीं है, ठीक है, और ऐसा बनाते भी हैं कि 2-3 साल या 5 साल से ज्यादा चलता ही नहीं मोबाइल, तो इसीलिए वो नए नए मोबाइल थोड़ा थोड़ा उसमें वर्जन चेंज करते रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद जो है अपना लॉन्च कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा मॉडल चेंज कर देंगे, थोड़ी सी उसकी कुछ कैपेसिटी बढ़ा देंगे। तो वही चीज है, लोगों को प्रभावित करते हैं, और उपभोक्ता जब उससे देखता है कि नहीं बढ़िया चीज है, अच्छा चीज है, तो प्रभावित होता है, ठीक है, उसको पसंद आती है वो चीज खरीदता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को इसमें लिख सकते हैं। आगे बात करें इसमें वस्तु के प्रतिस्थापन वस्तुएं। वस्तु के प्रतिस्थापन वस्तुएं का मतलब ये है, यदि किसी वस्तु की एक अच्छा और सस्ता विकल्प मौजूद हो तो उस वस्तु का मांग घट जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, ठीक है, दोनों वस्तु सेम है मान लेते हैं, बस कंपनी का नाम अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है, लेकिन मान लो ये 100 रुपए की मिल रही है और ये मान लो 150 रुपए का मिल रहा है, दोनों चीज वही है, बस कंपनी अलग अलग है, तो लोग 100 रुपए की तरफ प्रभावित होंगे, यानी मांग भी यहाँ पे प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें जैसे उदाहरण के तौर में दे सकते हैं, अगर कोई नया या सस्ता बेहतर मोबाइल फोन बाजार में आ जाए तो पुराने फोन की मांग घट जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नए फोन आ जाते हैं जो नए वर्जन में आते हैं, नए मॉडल में आते हैं, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मौसम और मौसम का प्रभाव। मौसम भी जो है मांग को प्रभावित करता है, कैसे आइए देखते हैं। मौसम भी जो है मांग को प्रभावित करता है। जैसे कि गर्मी में ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, इनकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन सर्दी में उन्हीं वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। और जैसे ठंडी आएगी, मतलब गर्मी आएगी, तो लोग क्या जैकेट पहनना पसंद करेंगे, जैकेट खरीदना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो मांग मौसम के अनुसार भी प्रभावित होती है। दोस्तों मैंने जो भी लिखा है बहुत आसान शब्दों में लिखा है, आसान शब्दों में समझाया है, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने और लेकर आते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है ये हमें समझना है, और उसकी क्या विशेषता है ये हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हेडिंग बन जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, उसके बारे में लिखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार संरचना होती है। तो पहला पॉइंट हमें मिलता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की संरचना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है, जहां पर विक्रेता और खरीदार एकत्रित होते हैं, यानी विक्रेता और क्रेता और विक्रेता दोनों एकत्रित होते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, एक बाजार होता है। ठीक है, क्या होता है, एक बाजार होता है जहां पे क्रेता यानी खरीदने वाले, विक्रेता यानी बेचने वाले एकत्र होते हैं। जैसे मेला होता है ना, मेले में लोग इकट्ठा होते हैं। जो लोग मेला देखने जाते हैं वो तो खरीदने वाले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं दुकानदार जो मेला में आते हैं बेचने वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेला एक ऐसा स्थान होता है जहां पे लोग भीड़ इकट्ठा करके वस्तु को खरीदते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उसे मेला कहते हैं, है ना। अगर मेला में भीड़ ना हो तो मेला किसी काम का नहीं, और मेला का मतलब ही भीड़ होता है। जब तक भीड़ ना हो तो मेला नहीं होता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों यहाँ पे बाजार जो होता है, यहाँ पे बाजार को ही पूर्ण प्रतियोगिता के नाम से कह सकते हैं, हम जान सकते हैं, क्योंकि बाजार में क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होते हैं और वस्तुओं का लेन देन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया है, वस्तु के विक्रेता और खरीदार होते हैं, सभी को समान जानकारी होती है। ठीक है, यानी क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, जो खरीदने वाला होता है उसको भी जानकारी होती है कि इसकी कीमत कितनी है, वस्तु कैसी है, उसको पता होता है किस कंपनी की है, और जो बेचने वाला होता है उसको भी तो पता होता है भाई कीमत क्या है, उसकी प्राइस क्या है, और जो है किस कंपनी की वस्तु है, अच्छा है खराब है कैसा, उसको पता होता है। ऐसे ही जो खरीदने वाला होता है उसको भी पता होता है। ठीक है,
यहाँ पे आगे है, इसमें कोई भी अपनी कंपनी कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकती है, इसकी प्रमुख गुण निम्नलिखित। इसमें जो कंपनी कीमत होती है वो नियंत्रित नहीं कर सकती है कि कीमत कोई हाई हो जाए कोई लो हो जाए, ऐसा नहीं है। वो बाजार डिपेंड करता है कि बाजार में कीमत क्या होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब इसकी विशेषता क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। विशेषता में आसान शब्दों में समझते हैं वित्त उदाहरण के माध्यम से, ताकि आप आसानी से समझ पाए। मैं आपको बता दूं कि आपको हर पॉइंट में उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको समझा सकूं और आप उसे समझ के अपनी भाषा में अच्छे से लिख सकें। इसे रट्टा मारना नहीं कहते दोस्तों, इसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, इसको समझ के साथ पढ़ना कहते हैं। बहुत लोग समझाने वाले हैं, आपको समझाने वाले किताबी भाषा पढ़ देंगे, लेकिन ये है कि उससे समझे कैसे, उसे याद कैसे करें, उसे प्रेजेंट कैसे करें कॉपी में, ये सबसे बड़ी चीज होती है। कला तो इसी में है ना कि प्रेजेंट कैसे करें, समझे कैसे, उसे समझ जाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। वही बात यहाँ पे समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप पहला पॉइंट है कि विक्रेता और खरीदार, यानी क्रेता और विक्रेता भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इस प्रकार की बाजार में बहुत सारे विक्रेता और खरीदार होते हैं, जिसमें क्रेता पर ज्यादा प्रभाव विक्रेता पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। यानी सिंपल सी भाषा में पूर्ण प्रतियोगिता वो होती है जहां पे विक्रेता का प्रभाव नहीं होता है, यानी जो बेचने वाला होता है उसका प्रभाव नहीं होता है भैया, ग्राहक का प्रभाव ज्यादा होता है। यानी जो क्रेता होते हैं, जो खरीदार होते हैं, उनका प्रभाव ज्यादा होता है। खरीदार ज्यादा होंगे, ज्यादा मात्रा में वस्तु खरीदी जाएगी, खरीदार कम होंगे, वस्तु कम खरीदी जाएगी, और खरीदार ज्यादा होंगे, कीमत भी उसकी ऐसे लगेगी जैसे खरीदार होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, कृषि उत्पाद का बाजार जहां कई किसान सामान बेचते हैं और अपना जो है खरीदते हैं कई लोग, तो इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं समान वस्तुएं। समान वस्तुएं का मतलब क्या, अभी समझ जाएंगे आप लोग। सभी विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तु एक जैसी होती है। जैसे मान लो कि पूरा एक अनाज या दूध की सामान है, जैसे एक होता है ना मंडी होती है, सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी मिलता है, दूध मंडी में सिर्फ दूध मिलता है, फल मंडी में सिर्फ फल मिलता है। तो ऐसे ही जब समान वस्तुएं होती हैं तो वहां पे जो बेचने वाली वस्तुएं होती हैं एक जैसी होती हैं, और वहां पे उसी के जो है रिलेटेड जो खरीदार होते हैं, जैसे किसी को फल खरीदना हो तो फल मंडी में चला जाएगा, अपना सस्ता मिल जाएगा उसे, क्योंकि बहुत सारे फल होते हैं। जब अगर एक दुकान होगा तो उसका कीमत सतवें आसमान पे रहेगा, लेकिन कई सारे दुकान होंगे, है ना, कई सारे दुकान होंगे तो भैया उसकी कीमत सामान्य रहेगी। वही पूर्ण प्रतियोगिता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल आसान शब्दों समझ सकते हैं कि जब एक पूरी की पूरी मार्केट हो और किसी एक पर्टिकुलर को, जैसे कि फल है, फल की मंडी है, सब्जी की मंडी है, दूध की मंडी है, इस प्रकार से, तो वहां पे कीमत समान होती है। वहां पे जो खरीदार होते हैं वो तय करते हैं कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कई सारे लोग होते हैं ना, जो जैसा बेचेगा वैसा कमाएगा, वो सस्ता जैसे बेचेगा वैसे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रवेश एवं निकासी। स्वतंत्र प्रवेश और निकासी, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है उसमें बाजार में प्रवेश और निकासी में कोई बाधा नहीं होती है। जैसे कह सकते हैं उदाहरण में, यदि कोई नया किसान चाहता है तो वह बिना किसी रोक टोक के बाजार में आ सकता है और वस्तु को खरीद सकता है, वस्तु को बेच सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, आप भी जाके अपना दुकान लगा सकते हैं, अपना सामान वहां पे बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण जानकारी। पूर्ण जानकारी मतलब आपको जानकारी है बेचने वालों की भी और खरीदने वालों की भी। सभी खरीदार और विक्रेता पूरी जानकारी रखते हैं और बाजार की स्थिति के बारे में समान रूप से जानते हैं कि क्या प्राइस है, किस कंपनी की सामान है, कैसा बिक रहा है मार्केट में, ये सब पता होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करें, इससे ऑनलाइन शॉपिंग होता है, वेबसाइट पर हर उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसके बारे में आप जब से शॉपिंग मतलब कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए कोई मोबाइल खरीद रहे हैं, कोई आप जो है कपड़ा खरीद रहे हैं, तो उसमें प्राइस दिया रहता है, उस प्राइस में आप देख लेते हैं कौन सा बेस्ट है, और बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें, कई सारी चीज़ देख सकते हैं जहाँ पे आपको उचित लगेगा, जहाँ बढ़िया लगेगा आप उसे खरीदेंगे। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वस्तु खरीदेंगे। वो दुकान वाला है ना, वो तो पूरी लिस्ट दिखा रहा है कि भैया देखो हमारे पास ये वस्तु है, इसकी प्राइस ये है, ये प्राइस है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप खरीदोगे क्या, कौन सा वस्तु खरीदोगे, वो आप तय करोगे, क्योंकि उसके ऊपर आप जो है निर्भर हैं कि आप भाई जो वस्तु हम चाहेंगे वो हम खरीदेंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पूरी जानकारी होती है, और जो जानकारी होती है कि यहाँ कितने कौन सी कंपनी मोबाइल है, क्या है, पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं लाभ जो है यहाँ पे ना
हो पाना। तो लाभ ना हो पाना, तो उसमें कैसे देखिए, दीर्घकालीन में कोई भी कंपनी अत्यधिक लाभ नहीं कमा सकती, क्योंकि अगर कोई कंपनी अधिक लाभ कमा रही है तो तो नई कंपनी आकर प्रतिस्पर्धा कर देती है। मार्केट में कंपटीशन है भैया, कंपटीशन हर जगह पे है। कंपटीशन अगर नहीं होगा तो बहुत सारे लोग होंगे ना, जैसे कि एक कंपनी है कोई, वो कंपनी अगर उसके आगे कोई नई कंपनी नहीं आएगी तो कंपनी अपने आप में वो हिटलर वाला काम करेगी, जैसा तानाशाही वाला काम करेगी नहीं, यानी कीमत जो रहेगी उसके सतवें आसमान पर रहेगी। इसीलिए प्रतियोगिता होनी जरूरी है। जब नई नई कंपनियां आती हैं तो ये पुरानी कंपनियां जो होती हैं, जो अपने प्राइस को बढ़ाती हैं, वो घटा दे। जैसे जियो देखिए, जब उस टाइम पे जब सब लोग पैसा लग रहा था उस टाइम पे, तो जियो जब अपना फ्री किया था ना, तो सारी कंपनी में खलबली मच गई थी। एयरटेल, बीएसएनएल, अन्य जो कंपनियां थी सब में खलबली मच गई, और कितनी जाने कंपनियां बंद हुई। जैसे आपने यूनिनार का नाम सुना होगा, बहुत टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो, बहुत सारे ऐसे, एयरसेल, ऐसे बहुत सारे आपके सिम होते थे, बंद हो गए सब, या फिर जो है अपना दूसरे में मर्जर कर लिए। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब जियो ने अपना फ्री लॉन्च किया था, तो जब नई जियो सिम आई थी तो अन्य जो कंपनी थे ना, सब लोग फ्री कर दिए। धीरे धीरे एक नई जो है स्थिति सामने आ गई, ताकि जो है कस्टमर को और जो भी हो उनको सबको फायदा हो जाए। तो आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। खेती के उत्पादन बढ़ाने के लिए कीमत कम हो जाती है और किसान जो है लाभ घट जाता है, ये भी इस तरह से हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य क्या है? ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की अगर बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इसकी स्थापना 1935 को हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इसकी विशेषता। ठीक है, मतलब इसकी कार्य के बारे में, इसके क्या क्या कार्य हैं आरबीआई के। आरबीआई एक नॉर्मल बैंक नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, उसमें कोई ग्राहक जाके खाता खुला नहीं सकता है। पहला पॉइंट इसमें है कि मुद्रा नीति निर्धारण करना। मुद्रा नीति निर्धारण करने का मतलब ये है कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। कितनी मार्केट में मुद्रा सप्लाई करना है, कितना मुद्रा छापना है, ये आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। जितने सारे नोट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा तय किए जाते हैं, नोट छापने वाला काम। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि उदाहरण में कि ब्याज दरों की जो है बढ़ाकर घटाकर ये आरबीआई मुद्रास्फीति का नियंत्रण करती है। मुद्रास्फीति का मतलब कि मार्केट में जब पैसा कम हो जाती है, पैसा ज्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति को नियंत्रण करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगर पैसा ज्यादा हो जाएगी तो आरबीआई पैसा को लेना शुरू कर देगी। ठीक है, और अगर पैसा कम हो जाएगी तो पैसा छापना शुरू कर देगी। तो कहने का मतलब ये कि जो मुद्रास्फीति है, जो कभी कभी महंगाई आती है, मंदी की स्थिति आ जाती है, घाटा हो जाता है, तो उस स्थिति में आरबीआई आता है और आगे जो है काम करता है, ताकि जो है जो मुद्रास्फीति से घटनाएं हैं वो जो है घटित ना हो। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है वाणिज्य बैंकों का नियमन करना। वाणिज्य बैंक का मतलब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे जो बैंक है व्यापारिक या वाणिज्य बैंक के नाम से जाने जाते हैं, और इनका नियमन करता है। नियमन करने मतलब कि इनको देखने काम करना है, संचालन काम करता है इनके ही आधार पे। यानी आरबीआई जो होता है, ये आरबीआई के आधार पे ही जो ये सब बैंक है व्यापारिक वाले एक काम करते हैं। जैसा आरबीआई कहता है, जो भी इसके नियम होते हैं उसको नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कहा गया है। तो आरबीआई सभी वाणिज्य बैंकों को निगरानी करता है ताकि सही तरीके से काम करे। ठीक है, जैसे कि एक प्रिंसिपल होते हैं ना, प्रिंसिपल की निगरानी में सारे अध्यापक होते हैं और अध्यापक प्रिंसिपल की निगरानी में रहकर काम करते हैं। प्रिंसिपल को मान लीजिए आरबीआई है, ठीक है, और जो सभी टीचर हैं वो आप मान लीजिए अलग अलग बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, यूको बैंक, एसबीआई बैंक जो है, मतलब सारे जो बैंक हैं, ये सारे बैंक जो है आपके टीचर हैं, और जो प्रिंसिपल हैं वो आरबीआई है। आरबीआई के द्वारा ही सारे बैंक काम करते हैं, ऐसे प्रिंसिपल के द्वारा सारे टीचर काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय प्रणाली की स्थिरता। वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का मतलब दोस्तों ये है कि आरबीआई भारतीय जो वित्तीय प्रणाली होती है इनको स्थिर बनाए रखने का काम करता है। जैसे अगर कोई वित्तीय संकट आता है तो आरबीआई विभिन्न उपायों से उस अर्थव्यवस्था को स्थिर करता है। वित्तीय संकट का मतलब कोई अगर भारत में कोई ऐसी
स्थिति आ जाती है आर्थिक संबंधित, जिसमें पैसे की किल्लत होती है, पैसा कोई भी होता है, संकट उत्पन्न होता है, तो उसको जो है समाधान करने के लिए आरबीआई आगे आता है और उसको जो है समाधान करने के उपाय करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा का प्रचलन का मतलब ये है कि आरबीआई जो मुद्रा ने रुपया जो होता है उसको जारी करता है और उसका जो है प्रचलन सुनिश्चित करता है। मैंने आपको बताया कि जितने नोट होते हैं उन नोटों का निर्गमन यानी छपाई करने का काम जो है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो वही जो यहाँ पे मुद्रा को जारी करने का काम आरबीआई के द्वारा होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आरबीआई नए नोट जारी करता है और पुराने नोट को बदलने में काम करता है। जैसे 2000 का नोट आया था तो 2000 नोट आया था तो आप उसे लोग अब तो बंद हो गया। वैसे जब नया नोट जारी हुआ था 2000 का, जब नया नोट आया था सन 2016 में, तो उस टाइम पे पुराने नोट में जैसे 1500 का लोग जमा कर रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से क्या करता है, पुराने जो नोट होते हैं उनको जमा करता है और नए नोट जारी करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें अगला पॉइंट दोस्तों लिखेंगे विनिमय दर द्वारा विनिमय दर का प्रबंधन करना। विनिमय दर का मतलब होता है कि किस दर पे वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। आरबीआई भारतीय रुपया कह सकते हैं अन्य विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर को नियंत्रित करता है। जैसे अगर बता दूं मैं आपको तो $1 जो होता है ना, $1 में इस टाइम पे लगभग 84 प्लस हो चुका है। ठीक है, 84 प्लस हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये $1 में 84 रुपया होता है, ये पूरा का पूरा विनिमय दर नियंत्रित करने का आरबीआई के द्वारा काम किया जाता है। यही पॉइंट इसमें कह रहा है। ठीक है, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर स्थिति सुधारता है। तो ये पॉइंट इसमें आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, अच्छे से आप इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की पूर्ति। मांग की पूर्ति के प्रमुख जो अवयव हैं, अवयव मतलब तत्व होते हैं, इनको समझाना है। तो आइए इनको भी देखते हैं फटाफट। मांग की पूर्ति के जो अवयव हैं वे कारक होते हैं जो किसी वस्तु या सेवा के उपलब्ध को सुनिश्चित करते हैं। प्रमुख अवयव जो हैं, अवयव मतलब तत्व, वो इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं। आइए इसको समझते हैं। हम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। उत्पादन के बारे में बात करें तो पहले जो तत्व है, पहला जो अवयव है वो उत्पादन है। वस्तु या सेवा को तैयार करने के लिए उत्पादन करना आवश्यक होता है। कोई वस्तु या सेवा को अगर उत्पादन करना है तो भैया उसके लिए उत्पादन जरूरी है। आगे उदाहरण में लिख सकते हैं, अगर किसान द्वारा गेहूं की खेती कर रहा है तो उसमें जिससे बाजार में गेहूं उपलब्ध हो सके, इसलिए उत्पादन किया जा रहा है। तो सिंपल भाषा में ये है कि अगर कोई किसान गेहूं उत्पादन कर रहा है तो मार्केट में गेहूं की उपलब्धता बनी रहेगी। अगर किसान फसल उत्पादन नहीं करेंगे तो मार्केट में क्या आपको जो है गेहूं, चावल, अन्य चीजें दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि महंगाई और बढ़ती चली जाएगी। तो पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे पॉइंट है वितरण। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, देखिए जैसा उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उचित वितरण प्रणाली को होना चाहिए। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट से माध्यम से उत्पादन को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, यानी जो वस्तु आप बना रहे हैं उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है, उसके लिए कुछ तो माध्यम होना चाहिए। वितरण कैसे करेंगे, है ना, मतलब बांटने वाला काम कैसे करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो वही है कि यहाँ पे आज के दिन में ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है, ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन शॉपिंग लोग ज्यादा करते हैं। तो आप क्या करते हैं, घर बैठे ही उस वस्तु को मंगा लेते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास वस्तु पहुंच जाती है, यानी वितरण हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र। अगर इसके बारे में बात करें तो इन क्षेत्रों से उत्पादों की आपूर्ति की जाती है और मांग को पूरा किया जाता है। जैसे विभिन्न उद्योग द्वारा कपड़े, जूते, अन्य उत्पादन आपूर्ति की जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कृषि से, उद्योग से, सेवा क्षेत्र से, ये क्या है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी में कोई वस्तु बन रही है और फिर कंपनी से वस्तु बनकर मार्केट में जाती है। तो क्या है, मार्केट में जो वस्तु गई है वो कंपनी में बनी है, यानी उद्योग हुआ है। ठीक है, अगर गेहूं का उत्पादन हुआ तो कृषि में उत्पादन हुआ है। और सेवा क्षेत्र का मतलब ये है, सेवा क्षेत्र का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी लोग सेवा कर रहे हैं, सर्विस में है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये भी तरह से उत्पादन काम करते हैं। ठीक है, तो इससे हम कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्रिया कहते हैं, उद्योग को द्वितीय क्रिया कहते हैं, सेवा को तृतीय क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है,
प्रत्यक्ष कर का अर्थ क्या है और इसके प्रमुख लाभों का प्रकाश डालिए। तो प्रत्यक्ष कर या फिर उसके प्रमुख लाभ क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे और लिखेंगे प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें व्यक्ति या संगठन सीधे तौर पर सरकार को देता है या फिर उसे जैसे आयकर संपत्ति कर होता है। जैसे आपकी जब कभी उसमें जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो जो आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी से कुछ हिस्सा उसका टैक्स कटेगा, ठीक है, टैक्स कटेगा, डायरेक्ट टैक्स कटेगा यानी प्रत्यक्ष रूप से, और सीधे सरकार के खाते में चला जाता है, ठीक है। तो कहने का दोस्तों ये है कि प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो सरकार के सीधे जो है सरकार को सीधा दिया जाता है, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं इसके क्या क्या प्रमुख लाभ है। तो देखिए प्रत्यक्ष करके यहाँ पे देखिए आर्थिक समानता बनी रहती है। यह उच्च आय वाले लोग होते हैं उनको ज्यादा कर वसूलता है, जिससे समाज में जो आर्थिक समानता है वो बनी रहे। अगर मान लो कोई जो है 1 लाख रुपए सैलरी पा रहा है, ठीक है, कोई 1 लाख रुपए सैलरी पा रहा है और कोई मान लो 20,000 सैलरी पा रहा है, ठीक है, तो जो 1 लाख वाला है उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है और जो 20 वाला है उसको टैक्स कम देना पड़ता है, ताकि समाज में स्थिरता बनी रहे, ताकि समानता बनी रहे। ये बहुत अच्छी काम है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो जिनकी सैलरी जिनकी ज्यादा है उतना उनको टैक्स देना पड़ता है, जिनकी सैलरी कम है उनको टैक्स कम देना पड़ता है। तो ये क्या समान नहीं है, समानता है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे कह रहा है। उदाहरण में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की 5 लाख रुपए कमाता है और अधिक कर देगा, तो अगर कोई 5 लाख रुपए कमाने वाला तो कम कर देगा, ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है राजस्व का स्थिर स्रोत। राजस्व का स्थिर स्रोत का मतलब ये है कि यह सरकार के लिए एक स्थिर और सुनिश्चित राजस्व स्रोत होता है। मतलब कि स्थिर स्रोत का मतलब कि सरकार को पता है कि भैया जो जितना कमा रहा है उतना टैक्स देगा, तो उसका मतलब ये टैक्स देगा वो स्थिर परमानेंट है, ठीक है। सरकार को आयकर से नियमित रूप से धन प्राप्त होता है, तो ये फिक्स है कि सरकार को आयकर प्राप्त होती है, ठीक है। उसी प्रकार से अपना सरकार मैनेजमेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट समाज में न्याय। भाई सिंपल सी बात ये है कि प्रत्यक्ष कर प्रणाली में समाज में न्याय सुनिश्चित करता है, क्योंकि जिसकी जितनी आय रहेगी उतना टैक्स देगा, जिसकी आय कम रहेगी टैक्स कम देगा। तो यहाँ पे समाज में न्याय एक तरह से बना रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, उदाहरण में दे सकते हैं कि उच्च आय वर्ग वाले अधिक कर वसूल करना, ठीक है, और निम्न आय वाले से कम जो है टैक्स देना, ये इसमें शामिल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे दोस्तों है, क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तनशील लागत के विषय में विवरण दीजिए। तो परिवर्तनशील लागत क्या होता है इसको समझते हैं, फिर इसके बाद जब मैं अगली बार मॉडल पेपर लेकर आऊंगा तो वहां पे मैं आपको डायग्राम वगैरह सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वाले भी पॉइंट रहेंगे ताकि जो है आप उसे आसानी से समझ पाएं। क्वेश्चन यहाँ परिवर्तनशील लागत, इसमें हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा से बदलती रहती है। जैसे से उत्पादन बढ़ता है परिवर्तनशील लागत भी बढ़ता है, जब उत्पादन घटता है तो ये भी घटना शुरू करता है। तो यहाँ परिवर्तनशील लागत का मतलब क्या, परिवर्तनशील मतलब बदलाव, परिवर्तनशील मतलब बदलाव, ठीक है, परिवर्तन कुछ रखो बदलाव हो रहा है। जैसे उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन भैया जब बढ़ेगा तो लागत भी तो बढ़ेगी, ठीक है, लागत भी बढ़ेगी। उत्पादन कम होगा तो लागत भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, वही बात यहाँ पे है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, कच्चा माल जैसे है, अगर किसी कार की फैक्ट्री में अधिक कारों का उत्पादन होता है तो कच्चे माल जैसे स्टील की लागत भी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है श्रम लागत। यदि किसी कंपनी में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई है तो उसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होगी और श्रम लागत भी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि उत्पादन बढ़ेगा तो भैया लागत भी बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा तो लागत भी घटेगी, ठीक है। ये सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लोग कवर कर लिए हैं कि जो है अर्थशास्त्र जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है, व्यष्टि का मतलब छोटा समझ लीजिए, इसमें जो व्यक्तिगत इकाई होती है इसका अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब पहला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन तीसरा है अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है। तो अर्थशास्त्र की जो कल्याण संबंधी परिभाषा है वो मार्शल ने दिया है, ठीक है। इसका 2 ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक की जो किसने लिखी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक लिखी है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 5वां क्वेश्चन, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए ये एक विशेष सामग्री है। किसका विशेष सामग्री है? क्या होना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए ये है नियामक अर्थशास्त्र की परिभाषा है क्या होना चाहिए। इसमें राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो जो उद्योग होते हैं, कपड़ा उद्योग, ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, समान कीमत स्तर का अध्ययन जो है एक विशेष सामग्री है। यानी समान कीमत जो स्तर होता है वो किसका विशेष सामग्री है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र की। ठीक है, सूक्ष्म जो अर्थशास्त्र है इसका यह है विषय क्षेत्र है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कुल उपयोगिता अगर अधिकतम होती है, ठीक है, और सीमांत उपयोगिता जो है अगर जो है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो यहाँ पे सीमांत जो उपयोगिता है भैया वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। राइट आंसर इसमें शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तो कुल उपयोगिता क्या होगी? इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है। कह रहा कि अगर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। राइट आंसर इसमें हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। अनधिमान वक्र जो होता है इसकी ढाल होती है। तो जो अनधिमान वक्र की ढाल होती है वो होती है भैया ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रभावी मांग का संबंध किससे है? क्वेश्चन है प्रभावी मांग का संबंध किससे है? तो प्रभावी जो मांग है इसका संबंध है जेवी से। ठीक है, जेवी से, ठीक है, जेवी से इनसे है। ठीक है, राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, समान वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र प्रदर्शित करता है। जो समान वस्तुएं जो है स्थिति में देखा जाए तो उसमें मांग वक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो मांग वक्र जो होता है यहाँ पे वो ऋणात्मक प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऋणात्मक ढाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर है, विलासिता वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। जो विलासिता वस्तु होती हैं उनकी वस्तु की कीमत मांग की लोच क्या होती है? जिसमें राइट आंसर हो जाएगा इकाई से अधिक होता है। इकाई से क्या होता है? अधिक होता है। राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अन्य बातें समान रहे तो कीमत घटने पर वस्तु की मांग क्या होगी? भाई अन्य बातें समान रहे तो कीमत अगर घट जाएगी तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अनिवार्य वस्तु की मांग कीमत की लोच, अनिवार्य जो वस्तु होती है इसकी मांग की कीमत लोच क्या होती है? तो मांग की कीमत लोच जो है 1 से अधिक होती है। राइट आंसर इसमें दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, किसी देश की आयात में वृद्धि हो जाए तो घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्या हो जाएगी? अगर आयात बढ़ जाता है तो घरेलू जो वस्तुएं हैं उनकी सेवाओं की मांग क्या हो जाएगी? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा वो घट जाएंगी। ठीक है, राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों देखते हैं, जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच क्या होती है? जब मांग वक्र कह रहा समांतर होता है तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है? तो जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो किस दर से बढ़ता है? बढ़ती दर से जो है यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा, बढ़ती दर से बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, पैमाने का प्रतिफल संबंधित है। पैमाने का जो प्रतिफल संबंधित है वो दीर्घकाल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, जब उत्पादन शून्य होता है तो लागत क्या होगी? जब उत्पादन शून्य होता है तो लागत स्थिर हो जाती है। राइट आंसर इसमें दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र का आकार आयताकार अति परवलय के प्रकार का होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका
औसत स्थिर लागत वक्र, पहला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों आपके सामने है, मजदूरी होती है, मजदूरी अस्पष्ट लागत होती है, ठीक है, अस्पष्ट लागत होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, 23 में कह रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल अवधि वह है जिसमें क्या होता है, तो इसमें राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई आंसर सही नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या पाया जाता है, तो उसके राइट आंसर हो जाएगा AR बराबर हो जाएगा आपका MR हो जाएगा, ठीक है, AR बराबर MR हो जाएगा, पहला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने यहाँ पे है, 25 से क्वेश्चन की भारत में निम्नलिखित में से किस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, तो गेहूं जो बाजार है इसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं ताकि जो है आपको स्पष्ट रूप में दिखाई दे, और यहां से जो है क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इसी सवाल को अथवा करके पूछ लेगा कि तुष्टि गुण से क्या अभिप्राय है, तुष्टि गुण क्या होता है ये समझना है। तो आइए सबसे पहले इसका जो है हेडिंग डाल देते हैं, उपयोगिता या तुष्टि गुण, और इसके बारे में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तुष्टि गुण या उपयोगिता किसी वस्तु की वह गुण या शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जो उपयोगिता है, जो तुष्टि गुण है, वो या एक तो गुण कह सकते हैं या तो हम शक्ति कहते हैं, क्वालिटीज या कोई पावर है जिससे व्यक्ति को संतुष्टि महसूस होती है। आखिर वो शक्ति पावर कैसे मिलती है, कैसे होता है, वो समझना है हमें। आगे देखिए लिखा है, जिससे मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपको लगी है भूख, ठीक है, आपको भूख लगी है और आप मान लीजिए केला खाना चाहते हैं, ठीक है, केला खाना चाहते हैं, तो केला में कुछ क्वालिटीज है, कुछ गुण है जिससे आपकी भूख खत्म होगी, पहला पॉइंट। अब यहाँ पे केला जब आप खाएंगे तो आपकी जो उपयोगिता है, यानी आपको जो आवश्यकता है भूख खत्म करने की, वो केला खाने के बाद आपकी खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु है, वस्तु को आप केला मान लीजिए, ठीक है, और केला में जो गुण है, जो पावर है, वो पावर क्या है, आपके भूख को खत्म कर देगा, ठीक है, ये पावर है उसके अंदर, ये क्वालिटी उसके अंदर है, किसके अंदर, केला। केला क्या है, वस्तु हो गया, और गुण जो उसके अंदर है, जो भूख को खत्म करने वाली है, वही आपकी उपयोगिता है, जिससे मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। आपकी इच्छा थी केला खाने की, आप केला खा ली, आपकी भूख खत्म हो गई। भूख खत्म होने के बाद जो भी आपको संतुष्टि महसूस होती है, वही तुष्टि गुण या उपयोगिता होता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इस बात को और समझते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे सेंसर को और अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जो उपयोगिता तुष्टिगुण होता है, किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता होती है। क्षमता यानी ऐसी क्षमता है जो, जैसे केला खा लिया आप, तो केला खाने के बाद आपकी भूख खत्म हो गई, तो जो भूख खत्म हुई है वो किसके वजह से खत्म हुई, केला खाने से। यानी केला में कुछ ना कुछ पावर है, कुछ ना कुछ शक्ति है, कुछ ना कुछ क्षमता उसके अंदर है, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी हमें संतुष्टि प्रदान करता है, वो उसके अंदर क्षमता है। आगे देखिए, जिससे मनुष्य की जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है, और उसी को क्या कहते हैं, उपयोगिता तुष्टिगुण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको एक लाइन में इस चीज को समझना है, इस प्रश्न को समझना है, तो आप समझ जाइए कि कोई भी वस्तु जिसको उपयोग करने से आपको संतुष्टि होती है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है, वो तुष्टिगुण या उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीमांत उपयोगिता क्या है। अभी तो हम सिर्फ उपयोगिता या तुष्टिगुण के बारे में समझे, अब यहाँ पे सीमांत आ गया है। देखिए अगर आप तुष्टिगुण उपयोगिता समझ गए होंगे तो सीमांत उपयोगिता पल भर में समझ जाएंगे। एक आसानी से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडी डाल देंगे, सीमांत तुष्टिगुण या सीमांत उपयोगिता, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा आप हेडी डाल देंगे, उसके बारे में लिखेंगे। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के निरंतर उपभोग से प्रत्येक इकाई के बाद अगली इकाई की उपयोगिता कम हो जाती है। मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है। अतः उपभोग की गई इकाइयों से अंतिम इकाई को सीमांत इकाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो सीमांत क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, ठीक है, आप 1 रोटी खा लिए, फिर 2 रोटी खा लिए, फिर 3 रोटी खा लिए, ठीक है। जब आप भूख लगी है तो भूख जब लगी, जब 1 रोटी खाएंगे, मान लीजिए इसमें 10 इकाई मतलब 10 यूनिट ऊर्जा आपको मिल गई, ठीक है। फिर जो दूसरी रोटी खाएंगे तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी भूख थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो मान लीजिए 8 इकाई खा लिए, ठीक है, 8 इकाई मतलब एनर्जी मिलेगी। फिर तीसरा जो रोटी खाने आएंगे तो क्या फिर उतना एनर्जी मिलेगा? नहीं, आपको मतलब यहाँ पे 6 एनर्जी मिलेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे जैसे रोटी की संख्या बढ़ती जाएगी आपकी भूख कम होती चली जाएगी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि जो अंतिम इकाई होती है, जो अंतिम इकाई होती है उसी को सीमांत इकाई के नाम से जाना जाता है। और देखिए नाम से ये स्पष्ट है, सीमांत मतलब सीमा के अंत पर, यानी जो बाउंड्रीज होती है उसके सीमा के अंत की बात कही जा रही है। जिससे भारत पाकिस्तान का बाउंड्री है ना, तो सीमा के अंत यानी बाउंड्रीज की बात हो रही है। वही चीज यहाँ पे है कि जो वस्तु आप भोग कर रहे हैं, जो अंतिम वस्तु रहेगी उससे जो आपको तुष्टि गुण मिलेगी, जो संतुष्टि मिलेगी, वो कहलाती है सीमांत तुष्टि गुण, सीमांत उपयोगिता के नाम से जाने जाती है, ठीक है। आइए और इसको क्लियर करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। देखिए सीमांत इकाई हो गया, अब देखिए आगे लिखा है सीमांत इकाई के उपभोग से जो तुष्टि गुण प्राप्त होता है वही सीमांत उपयोगिता कहलाता है। मैंने आपसे कहा कि जैसे आप मान लीजिए 8 रोटी खा गए, ठीक है, 8 रोटी खा गए, अब 8वीं रोटी से जो भी आपको तुष्टि गुण प्राप्त होगा, जो भी संतुष्टि मिलेगा कि अब मेरे भूख खत्म हो गई है, 8 रोटी खा लिए भैया, अब भूख खत्म हो गया, तो जो वहां से संतुष्टि मिलेगी, जो आपकी तुष्टि गुण प्राप्त होगा उसी को सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं, 8वीं रोटी के बाद जो है आप जो खाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो वही चीज कहा गया है, यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, फार्मूला सीमांत उपयोगिता है, यू बराबर होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है यू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता बोलते हैं इसको, टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोगिता, और जो यन यहाँ पे दर्शाया गया वो इकाई की संख्या है, ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं ताकि आपके मन में और कोई डाउट न रह जाए, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरी की इकाई है, मैं यहाँ पे पूरी ले लेता हूँ, रोटी ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे माने पूरी की इकाई यन हो गया, ठीक है, सीमांत उपयोगिता यू हो गया, और यहाँ पे कुल उपयोगिता यानी टी यू हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी संख्या बढ़ रही है, यानी पूरी की जो संख्या है वो बढ़ रही है। अब पूरी की संख्या बढ़ रही है, जब आप एक पूरी खाए होंगे तो भूख आपको ज्यादा लगी होगी, तो वहां से आपको ज्यादा मतलब संतुष्टि मिलेगी, ज्यादा आपकी तुष्टि गुण प्राप्त होगी, यानी मान लीजिए 10 इकाई आपको प्राप्त हुआ यहाँ से। जैसे जैसे पूरी की संख्या बढ़ती जाएगी आपकी आवश्यकता जो है यहाँ पे कम होती चली जाएगी, और एक ऐसी आवश्यकता आएगी जहां पे आपका पेट भर जाएगा और आपका एकदम जीरो हो जाएगा कि भैया अब पेट भर चुका है, अब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसके बाद भी आप जबरदस्ती खाते हैं तो वो आपकी तुष्टि गुण माइनस में चली जाती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे। कुछ लोग होते हैं बफर सिस्टम में पहुंच गए हैं, जबरदस्ती खाए जाते हैं, फिर इसके बाद जब परेशान हो जाते हैं तब कहते हैं भैया आवश्यकता से ज्यादा खा लिए। यानी आवश्यकता से ज्यादा खाने का मतलब ये कि आपको संतुष्टि नहीं मिली है। एक ऐसा अवस्था आता है जहां पे आपका पेट भर जाता है और आप कहते हैं भैया पूरी तरह से बढ़िया मजा आ गया खाने में, संतुष्ट हो गए हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप खाते हैं तो तुष्टि गुण माइनस में चला जाता है, और यही यहाँ पे जो आपका जीरो होता है वही संतुष्टि बिंदु होता है कि यहाँ पे आकर आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिल चुकी है। अब यहाँ पे देखिए कुल उपयोगिता कैसे निकालते हैं। कुल उपयोगिता आपकी पहली इकाई 10 हो जाएगी, 10 मिली इससे, जब दोबारा खाएंगे तो टोटल ये आपके पास 18 इकाई आ जाएगी, टोटल ऐड हो जाएगा, यानी 10 8 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 इकाई हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो उपयोगिता वो तो बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद 24 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, 28 में 2 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, फिर 30 में 1 जोड़ेंगे 31 आ जाएगा। फिर एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पे आपको पूर्ण संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप माइनस में नहीं, आपको आवश्यकता ज्यादा अगर आप खा लेंगे तो आपकी तुष्टि गुण कम होती चली जाएगी, यानी ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इस जो यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता वो होती है जो
जो वस्तु है जिसकी इकाई बढ़ रही है, ठीक, इकाई बढ़ रही है लेकिन उसकी जो उपयोगिता है वो घटती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है जहां पे जीरो हो जाता है आवश्यकता, उसे पूर्ण संतुष्टि के नाम से जाना जाता है। और कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, पूरी इकाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप इसका डायग्राम भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसे हम लोग बस यहीं पे समझेंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि सीमांत तुष्टि गुण क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। पहला मैंने बताया आपको कि उपयोगिता क्या होता है, तुष्टिगुण क्या होता है, ठीक है। दूसरा मैंने क्वेश्चन बताया कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है, और तीसरा क्वेश्चन है ह्रास नियम उसके आगे जुड़ चुका है। अब ये क्या है, इसी चीज को समझते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर दूसरा क्वेश्चन अटैच करेगा, फिर तीसरा उससे अटैच करेगा, और लगातार तीनों क्वेश्चन दूसरे से सम्मिलित हैं। तो अगर आप पहला समझ जाएंगे, दूसरा समझ गए होंगे, दूसरा समझ गए होंगे तो तीसरा भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और आपके सामने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ह्रास का मतलब क्या होता है, पहले यही समझ लीजिए। ह्रास का मतलब होता है कम होना, कमी होना या घटना होता है। ठीक है, अब देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आशय एक अतिरिक्त इकाई की उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता की कमी से होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इस चार्ट को देखिए, ठीक है, यही आपका ह्रास नियम यहीं पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जैसे से इकाई की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए ये उपयोगिता घट रही है, लेकिन एक ऐसा अवस्था आती है जहां माइनस में चला जाता है। जैसे जैसे जब माइनस में जाएगा तो जो कमी दर्शाई जा रही है, इसी कमी को ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है। यानी सीमांत उपयोगिता में क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। आपको 8 पूरी की आवश्यकता थी, मान लीजिए 8 से ज्यादा खाते चले गए, तो अब क्या है, तुष्टिगुण की कमी हो रही है, तो वो कमी जो है ह्रास नियम के नाम से जानी जाती है। वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है परिभाषा में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इस बात को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का उपभोग करने से उसकी उपयोगिता में कमी आती है, उसे सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम से जाना जाता है। वही मैंने बताया कि जो व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है, जैसे से वो उपभोग करता चला जाएगा, जैसे उसकी एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पे पूरी जीरो हो जाएगी और वहां पे उसको संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर वो उपभोग कर रहा है तो वो ह्रास नियम के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अब कमी होती चली जाएगी, तुष्टि गुण जो है कमी होती चली जाएगी, ग्राफ नीचे गिरता चला जाएगा। तो उसी को जो कहते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। मैंने बहुत आसान शब्दों में लिखा दोस्तों, और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बजट रेखा क्या है। इसी सवाल को पूछ सकता है कि उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। बजट रेखा आप हेडिंग डाल देंगे और इसके बारे में लिखेंगे। बजट रेखा ऐसी दो वस्तुओं के बंडलों के संयोजन को प्रदर्शित करती है जिसकी कीमत उपभोक्ता के आय के बराबर होती है। अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु एक है, ये कोई वस्तु बी है, ठीक है। ये जो एक वस्तु है और जो बी वस्तु है, इन दोनों के बराबर उपभोक्ता की आय होनी चाहिए। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि दो वस्तु का ऐसा संयोजन होता है, संयोजन मतलब मिला होना चाहिए, ऐसा संयोजन होता है जिसकी कीमत उपभोक्ता के आय के बराबर है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके जेब में 100 रुपए हैं, ठीक है, आप दो वस्तु लेना चाहते हैं, तो दो वस्तु के दाम के बराबर आपके जेब में पैसा होना चाहिए। तो अगर आपके जेब में उतना पैसा है, इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता जो रेखा है, बजट जो रेखा है, वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। लेकिन अगर आपके जेब में मान लीजिए 10 रुपए है और आप दो सामान लेना चाहते हैं, दो सामान का दाम 100 रुपए है, तो क्या वो सामान खरीद पाएंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके जेब में 100 रुपए हैं और उस वस्तु की कीमत 50 रुपया है, तो आपके जेब में बराबर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अगर जेब में 500 रुपए हैं, तो उसका मतलब ये है ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे कि उपभोक्ता की जो आय होती है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है उपभोक्ता की आय एवं वस्तु की कीमत दी गई हो उस पर, उसी को बजट सेट के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो उपभोक्ता की आय है, ठीक है, जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपकी इनकम है, वो वस्तु की कीमत जो दी गई है उसे बजट सेट के नाम से जाना जाता है। एक लाइन में अगर समझना है तो जितना आपके जेब में पैसा है उतना ही सामान आप खरीदिए, तो बजट सेट, बजट रेखा बराबर होगा, दिक्कत नहीं होगी, घाटे में नहीं जाएगा। यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर अगला है अनधिमान वक्र की परिभाषा दीजिए।
तथा पूछ सकता है अथवा करके कि तटस्थता वक्र क्या है। दो क्वेश्चन पूछेगा, या तो अनियमित वक्र पूछेगा या फिर तटस्थता वक्र पूछेगा, क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ के माध्यम से आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अनादिमान वक्र और लिखेंगे इसमें अनादिमान वक्र वह वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी उपभोक्ता को दो वस्तुओं को संयोजन को प्रदर्शित करता है जिससे उस समान संतुष्टि मिलती है। कहने का मतलब ये है, इस ग्राफ को जरा देखिए और समझने की कोशिश करिए। कह रहा है दो वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु y है, एक वस्तु यहाँ पे जो है x है, और यहाँ पे जो अनधिमान वक्र है, यहाँ पे जो संतुष्टि मिल रही है यही IC यानी जो है अनधिमान वक्र के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में अगर समझना है तो आप इतना समझ जाइए कि जो y वस्तु है और जो x वस्तु है, इन दोनों पे यहाँ पे संतुष्टि प्राप्त हो रही है व्यक्ति को, और जो जहां पे जिस बिंदु पर संतुष्टि प्राप्त हो उसी को अनधिमान वक्र के नाम से जाना जाता है। ये आप डायग्राम ग्राफ बना देंगे, परिभाषा थोड़ा सा लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, टॉप 5 क्वेश्चन थे आपके पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा और मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। शास्त्र के एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न को मैं लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में देखने को 100% दोस्तों मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और बात करते हैं आज अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपके सामने प्रश्न है वो प्रश्न है विनिमय दर के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में दोस्तों जरूर देखने को मिलेगा विनिमय दर के प्रकारों का व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि विनिमय के दर जो प्रकार हैं वो कैसे आप इसे प्रेजेंट करेंगे, विथ डायग्राम विथ कोटेशन अच्छे से आप प्रेजेंट करेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आखिर विनिमय दर होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है विनिमय और दूसरा लिखा है यहाँ पे दर, ठीक है। तो विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना या कहते हैं लेन देन करना, ठीक है। किसी वस्तु का लेन देन करना या अदला बदली करना विनिमय कहलाता है। और जिस दर से, जैसे परसेंटेज होता है, कितने % की दर से जो है आपको ब्याज देना पड़ रहा है, तो वही यहाँ पे दर है। तो आपको कितने % की ब्याज की दर से जो है आप मतलब कि उसमें पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हो गया विनिमय दर, है ना। कोई वस्तु आप लेन देन कर रहे हैं तो कितने दर से कर रहे हैं, ठीक है, वही हमें यहाँ पे समझना है और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आंसर लिखने के लिए जो है आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है बढ़िया से, विनिमय दर के प्रकार, और एक डायग्राम बना लेना है। देखिए पहला प्रकार है यहाँ पे स्वर्णमान प्रणाली और दूसरा है ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ठीक है। ब्रेटन वुड्स प्रणाली और स्वर्णमान प्रणाली ये दो प्रकार की हैं। इनको समझते हैं कि आखिर स्वर्णमान प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है और इसके माध्यम से कैसे हम विनिमय दर के प्रकार को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट मैंने लिखा है, नोट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं नोट करके मैंने लिखा है यहाँ पे, जिस प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा के विनिमय दर को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है उसे विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ तो बात यह होगी समझने के लिए आखिर विनिमय दर प्रणाली क्या है। तो उसमें कहना यह है कि जिस प्रणाली के अंतर्गत जो मुद्रा है, मुद्रा का जो लेन देन होता है जिस दर से होता है, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कितना जो है विनिमय दर होना चाहिए, ये सरकार निर्धारित करती है और उसी को विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। ये तो बात आपको कंफर्म हो चुका होगा कि विनिमय दर प्रणाली क्या है। यानी विनिमय दर प्रणाली सरकार द्वारा निर्धारित की गई एक दर होती है, एक ऐसा नियम होता है जिसके आधार पर विनिमय दर जो है वो तय किया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर स्वर्णमान प्रणाली और ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है। तो पहले समझते हैं कि स्वर्णमान प्रणाली क्या है। स्वर्णमान प्रणाली की अगर बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंत तक लेन देन सोने के रूप में की जाती थी। स्वर्ण मतलब सोना हो गया, ठीक है। यानी 19वीं शताब्दी के जब अंत हो रहा था तो उस टाइम पे जो है सोने के रूप में जो है लेन देन की जा रही थी और इसके बाद जो है सोना ही अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता था। मतलब एक सोना लेते थे, एक सोना देते थे, इस प्रकार से सोने के माध्यम से लेन देन होता था। तो इस लेन देन को स्वर्णमान प्रणाली कहा जाता है। नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर विनिमय दर का मतलब होता है लेन देन करना, और लेन देन में
जो सोने के माध्यम से लेन देन करते थे उसे स्वर्णमान प्रणाली कहा जाता है। ये पहला प्रकार हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार भी समझ लेते हैं, आपको आसान शब्दों में ये भी समझा दूंगा। दूसरा है ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ब्रेटन वुड्स क्या है। तो भैया ब्रेटन वुड्स जो है ये जगह का नाम है, ठीक है, ये जगह का नाम है। ये जगह कहाँ पे है? जवाब होगा यूएसए में है, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जगह है। इस जगह पे जो है एक मीटिंग की गई थी, एक बैठक बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 1944 में। 1944 का जो दौर है यहाँ पे आप महसूस करिए, ये 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य ये था दोस्तों कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम पे 1939 से 1945 तक चल रहा था, उसी के बीच में 1944 में एक मीटिंग की गई। मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जो भी देश प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उस द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित हैं, उनको आर्थिक सहायता के लिए, वित्तीय सहायता के लिए ब्रेटन वुड्स पे एक समझौता किया गया और वहां पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बहुविकल्पीय रूप में या अति लघु में पूछ लेगा कि ब्रेटन वुड्स समझौता कब किया गया था? जवाब होगा 1944 में। ब्रेटन वुड्स समझौता कहाँ किया गया था? जवाब होगा यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और फिर इसके बाद पूछ लेगा कि ब्रेटन वुड्स समझौता जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था या इसमें किसकी स्थापना की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसे जुड़वा संतानों के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रेटन वुड्स समझौता है ये 10th में भी है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। इस प्रणाली में अमेरिकी डॉलर को विनिमय दर के एक केंद्र बनाया गया था। तो यहाँ पे बात यह है कि जब 1944 में इनकी स्थापना की गई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की, तो उसमें जो है जो अमेरिकी डॉलर है उसको जो है विनिमय का माध्यम बनाया गया। तो पहले जो है विनिमय का माध्यम सोना था, फिर इसके बाद विनिमय का माध्यम क्या आ गया? डॉलर हो गया। तो यही विनिमय के प्रकार, दो प्रकार आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये क्लियर हो चुका होगा कि विनिमय के प्रकार क्या है और उसको कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और प्रश्न में। जो प्रश्न आपके सामने है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है। पहला मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? भुगतान संतुलन का चालू खाता तथा पूंजी खाता क्या है? विस्तृत विवेचना कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कई सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से तैयार होंगे, ठीक है। कई क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बनने वाले हैं और इस क्वेश्चन में जो कई सारे क्वेश्चन बनेंगे उसमें कई सारे आपके फायदे भी हो जाएंगे। क्वेश्चन अथवा करके पूछ सकता है दोस्तों आपसे, भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते के विनिमय ये घटकों का वर्णन कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि जो है भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है? भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको समझना ये है कि भुगतान संतुलन आखिर क्या होता है और चालू खाते और पूंजी खाते के रूप में जो है इसमें अंतर बताना है। यही हमें समझना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए आइए उत्तर देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। भुगतान संतुलन हेडी डाल देंगे और इसके बारे में लिखेंगे, एक वर्ष में किसी देश के विश्व के अन्य देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन होता है या आयात निर्यात होता है उसी को भुगतान संतुलन कहा जाता है। बहुत सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है कि एक वर्ष में किसी एक देश से दूसरे देश में, ठीक है, जो लेन देन होता है, जो विनिमय होता है या फिर जो आयात निर्यात होता है उसी को भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे भारत है, भारत के जो है चीन से बहुत सारी वस्तुएं जो है आयात करता है। जितने सारे प्रोडक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो सामान, जैसे मोबाइल फोन सबसे ज्यादा चाइना आपको देखने को मिल सकता है। आपके पास भी चाइना मोबाइल है, मेरे पास भी चाइना मोबाइल है। तो कहने का मतलब ये है कि एक देश है किसी दूसरे देशों से जो लेन देन करते हैं, इतने सारे देशों से जो लेन देन करते हैं, इसी लेन देन को भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। आप अच्छे से ऐसे प्रेजेंट कर दीजिए, आपका पूरा काम बढ़िया से हो जाएगा और नंबर भी आपको एग्जामिनर खुश होकर पूरा नंबर देगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, मतलब अगला यहाँ पे जो पॉइंट है
इसके आगे क्या समझते हैं। अब आता है अगला हेडिंग की जो है भुगतान संतुलन घटक कौन कौन से या उनके मदे कौन कौन से है या फिर उनमें अंतर क्या है, इसको समझते हैं। तो एक तरफ है चालू खाता, एक तरफ है पूंजी खाता। इन्हीं को हमें समझना कि चालू खाता और पूंजी खाता क्या होता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए और अच्छे से डायग्राम बनाने के बाद आप हेडिंग डाल दीजिए। बहुत सारी चीजें यहाँ पे फायदा होंगी, डायग्राम बनाने से काफी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं और कम शब्दों में आपको पूरा जो कंटेंट है वो आप दे देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से आंसर को लिखना। चालू खाते में क्या लिखेंगे, चालू खाते में जो है वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात पक्षीय भुगतान का हिसाब जो है हिसाब किताब रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि चालू खाता मतलब कि जो है जैसे हम लोग बैंक में खाता खुलाते हैं, चालू खाता बचत खाता है ना, तो चालू खाते का मतलब ये है कि जो वस्तु होता है, जो सेवाएं होती है, उसका आयात निर्यात जो है पक्षीय भुगतान के हिसाब किताब रखा जाता है। मतलब इस खाते में जो भी हम एक देश से दूसरे देश से आयात निर्यात करते हैं, आयात का मतलब वस्तु को खरीदना, निर्यात का मतलब वस्तु को बेचना, ये जो प्रक्रिया होती है इसी का हिसाब किताब जो है चालू खाते में रखा जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे छोटा सा आप पॉइंट इसे क्लियर कर सकते हैं। चालू खाता का मतलब ये होता है, इसमें दो प्रकार की चीज आ जाएंगी। एक तो दृश्य वस्तु होती है, एक अदृश्य वस्तु होती है। दृश्य वस्तु का मतलब जो वस्तु होती है, कोई भी एक सामान, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन किसी दूसरे देश से मंगाएंगे, दृश्य है, इन्हें से देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी वस्तु है यहाँ पे अदृश्य। अदृश्य का मतलब सेवा होता है। तो सेवा का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई सर्विस, कोई सेवा प्रदान कर रहा है तो वो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है, उसके बदले उसको भुगतान मिलता है। जैसे एक टीचर है, एक वकील है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर है, जब वो सेवा करता है तो सेवा के बदले जो है उससे इनकम प्राप्त होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है चालू खाता में जो दृश्य होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अदृश्य होती है। इन्हीं को हमें समझना है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है चालू खाते घटक कौन कौन से हैं इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए चालू खाते में जो है इसके घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए वस्तु का आयात निर्यात, ये इसमें जो है मेन पॉइंट ये हो जाएगा कि वस्तु को आयात निर्यात किया जाता है चालू खाते में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है। भाई वस्तु का, किसी वस्तु का आयात निर्यात और सेवा का आयात निर्यात, दो पॉइंट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे है विदेशों से एक पक्षीय हस्तांतरण। विदेशों से एक पक्षीय हस्तांतरण का मतलब ये है कि किसी भी देश से एक देश दूसरे देश से एक पक्ष का हस्तांतरण होता है। मतलब कि कोई वस्तु ले रहे हैं, कोई वस्तु दे रहे हैं, कोई वस्तु ले रहे हैं, कोई वस्तु दे रहे हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए आयात निर्यात एक पक्षीय हो जाएगा। ठीक है, अब अगर उसमें कई सारे देश मिलकर, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे आप ये डायग्राम को देखिए, यहाँ पे जैसे भारत है तो भारत कई देशों से लिख रहा है, यहाँ पे बहुपक्षीय हो जाएगा, मतलब कि बहुत सारे देश आ जाएंगे। ठीक है, और एक पक्षीय में केवल अगर एक देश हो तो उसे एक पक्षीय में कहेंगे। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो है जो विदेशी है, विदेशी से एक पक्षीय हस्तांतरण होता है। अगला है विदेशों से आय प्राप्तियां और विदेशों को भुगतान। यानी विदेशों से जो कुछ आय प्राप्त करते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विदेशों को भुगतान करते हैं। जैसे मान लो हम कोई वस्तु जो खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, ऐसे ही कोई देश दूसरे देश से जब वस्तु खरीदता है तो उसके लिए भुगतान करता है। और कुछ देश ऐसे होते हैं किसी देश से आय प्राप्त करते हैं। तो ये जो है चालू खाता के कुछ घटक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चाहे सूक्ष्म पूछे या व्यष्टि अर्थशास्त्र पूछे, दोनों में से कोई भी पूछे आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्यष्टि का मतलब ये समझ लीजिए, फिर अर्थशास्त्र समझेंगे, फिर दोनों को मिलाकर परिभाषा हम लोग अच्छे से बना लेंगे। तो देखिए व्यष्टि या सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। ठीक है, कोई छोटी पदार्थ, कोई छोटी वस्तु, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। यानी इस अर्थशास्त्र में हम छोटी इकाई के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत का मतलब है जैसे कि एक फर्म होता है, एक उद्योग है, एक वस्तु है, कोई एक छोटा बाजार है। ठीक है, या फिर आय के बारे में या उत्पादन के बारे में या कोई छोटी इकाई के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूं तो जैसे एक व्यक्ति होता है, ठीक है, एक व्यक्ति है,
ठीक है। और कई सारे व्यक्ति आपस में मिल जाए तो व्यक्तियों का जो समूह मिल जाता है तो एक गुट बन जाता है, एक समूह बन जाता है, एक परिवार भी बन सकता है। हम लोग कई सारे सदस्य मिलकर एक परिवार बनाते हैं। जैसे परिवार की छोटी इकाई वहां की एक व्यक्ति होता है, ऐसे ही यहाँ जब हम व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं, छोटी इकाई पर अध्ययन करते हैं मानकर, तो उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और इसी का समष्टि अगर आ जाता है तो समष्टि मतलब बड़ा हो जाता है, हम उसमें कोई बड़ी इकाई के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, बेरोजगारी हो गई, ये बड़े क्षेत्र में होता है। बेरोजगारी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता, बेरोजगारी पूरे देश में है, तो इसका मतलब है कि बड़े स्तर पर जब अध्ययन किया जाता है तो उसे माइक्रो कहते हैं, जब छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यष्टि कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। पहले आप नॉर्मल क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद जो है जो डायग्राम वगैरह हैं, जो कुछ न्यूमेरिकल सवाल वगैरह हैं, उनको लेकर आएंगे ताकि जो है आप अच्छी खासी तैयारी कर सके। सवाल दोस्तों यहाँ पे आपके सामने की अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। पहली समस्या ये है कि किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए सिंपल सी बात ये है कि जब आप नाम लिखाने जाते हैं विद्यालय में तो आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि किस विद्यालय में नाम लिखाया जाए, किस में अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। या अगर कोई किताब लेने जाते हैं तो कौन सी किताब लिया जाए, किस प्रकाशन किताब लिया जाए, किसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या क्वेश्चन बैंक लेने जाते हैं तो क्वेश्चन बैंक में ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बैंक लिया जाए, कौन से इंपॉर्टेंट होता है, किसमें ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है, ऐसे ही जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं, ऐसे ही जो देश की अर्थव्यवस्था है उसकी केंद्रीय समस्या क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर कोई वस्तु है उसका उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, तो वो कितनी मात्रा में किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी इसकी समस्या है, कितनी मात्रा में किया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या दूसरा पॉइंट में आ जाएगा। कोई वस्तु है, कितना किया जाए और कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी सवाल है। इसके बाद दोस्तों अगला है तीसरा पॉइंट, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है कि कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, केंद्रीय समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि किसी वस्तु को उत्पादन किया जाए तो कितनी मात्रा में किया जाए, यानी अगर आप बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी जो है कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो है किसके लिए किया जाए, मतलब आप भाई पढ़ रहे हैं तो अपने लिए पढ़ेंगे, ठीक है, अपने जो है अपने परिवार के लिए पढ़ेंगे। आप कहीं कहीं अगर आपकी जॉब लगती है, नौकरी लगती है, तो आपका परिवार भी जो है कहीं कहीं खुशी होगा परिवार को। और दूसरी बात ये कि परिवार की जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाए और कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है, केंद्रीय समस्या है, ठीक है। इस बात को आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि उत्पादन अगर करना है तो किस वस्तु का करना है, कितनी मात्रा में करना है और कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए, ये पूरा प्रोसेस है, सवाल है, और यही सबसे बड़ी केंद्रीय समस्याएं हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे है अवसर लागत। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवसर लागत क्या है? देखिए अवसर लागत को सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अवसर लागत जो है एक अवसर की हानि के रूप में अन्य अवसर का लाभ उठाने की लागत होती है। ये इसकी परिभाषा होगी। समझ में नहीं आया होगा, सिंपल भाषा में समझाता हूं आपको मैं कि यहाँ पे लिखा है कि अवसर लागत एक अवसर हानि के रूप में अन्य अवसर का लाभ उठाने की लागत होती है। अब देखिए मान लीजिए सूर्या नाम का कोई एक लड़का है, ठीक है, सूर्या के पास 2 नौकरी के अवसर हैं। मतलब सूर्या ने फॉर्म भरा था, फॉर्म में उसने भरा, दोनों एग्जाम दिया, दोनों क्वालिफाई हो चुका है। अब दोनों एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। एक में जो क्वालिफाई किया उसमें 30,000 सैलरी है, एक में दूसरा में जो है वो 40,000 सैलरी है। अब सूर्या के पास अवसर है कि कौन सा जॉब उसे लेना है, उसके पास मौका है, अवसर है। तो आपके जवाब से इसमें कौन सा जॉब उनको करना चाहिए? जवाब होगा भैया पैसा के लिए सब लोग करते हैं, तो 40,000 जो है यहाँ पे इनको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा है कि एक अवसर की हानि, जब ये छोड़ देंगे तो इनकी यहाँ पे हानि हो जाएगी, लेकिन दूसरे जो अन्य अवसर रहेगा उसका लाभ उठाने के लिए जो काम करेंगे वही अवसर लागत होता है। तो एक काम छोड़कर जब दूसरा काम अपना लेते हैं
तो उनके पास अवसर रहता, तो उसी को अवसर लागत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। एक पॉइंट में और आपको बता दूं, जैसे आप प्रश्न जब लिखेंगे, जब आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न आएगा तो वहां पे अथवा करके प्रश्न दिया रहता है। ठीक है, अथवा करके दिया रहता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे आपने अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है तो ये क्वेश्चन ऐसे, फिर इसके बाद अथवा करके दिया रहता है। तो अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया रहेगा, आपके पास अवसर है कि चाहे आप अथवा वाला करिए या आप दूसरा वाला करिए, आपके पास दो मौका है। ठीक है, तो आपके पास मौका है, उस मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए, उसी को अवसर लागत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन अगला है आपके सामने, आर्थिक समस्या क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और इसके कारण क्या है। आइए समझते हैं। जब कोरोना काल आया था दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, आर्थिक समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ा था। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे ऐसी आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं और उसके कारण कौन कौन से होते हैं, इन्हीं को हमें समझना है। तो चलिए इसको भी आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे बड़े ही प्रेम से, आर्थिक समस्या, और लिखेंगे इसमें क्या लिख सकते हैं, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं। भाई देखिए सिंपल सी बात यह है, एक लाइन की परिभाषा है कि जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। यानी आप चाहते हैं मेरे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, आप चाहते हैं कि मेरा 90+ आ जाए, आपकी इच्छाएं बहुत हैं, आपकी आवश्यकताएं बहुत हैं। क्या आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं? नहीं होती है। आइए देखते हैं आगे। मानवीय आवश्यकताएं जो होती हैं वो असीमित होती है, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित होता है। अगर आपके जेब में 500 रुपए हैं और आपकी इच्छाएं हैं कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ये लेना है, आवश्यकताएं तो असीमित होती है, लेकिन आपके पास जो संसाधन है वो सीमित हैं, और जो आपके पास संसाधन सीमित हैं वही यहाँ पे आर्थिक समस्याओं को आगे बढ़ाने वाली है। देखिए कैसे, असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सीमित संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाता है, जिसकी समस्याएं सामने उत्पन्न होती हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मैंने आपसे कहा कि अगर आपके जेब में 500 रुपए हैं और आपकी असीमित आवश्यकताएं हैं, असीमित इच्छाएं हैं, आप मार्केट में गए और 5000 के बजाय जो है आप, मतलब 500 के बजाय जो है आप 5000 का सामान खरीद लिए हैं, तो क्या आपकी समस्याएं बढ़ेंगी या घटेंगी? भाई समस्या बढ़ जाएगी। आपके पास 500 रुपए थे, आपने शॉपिंग कर लिया 5000 की उधार लेकर, ठीक है, तो भैया क्या होगा, समस्याएं बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? 100% समस्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी आपके पास संसाधन थी उससे ज्यादा खर्चा कर दिया आपने। इसका मतलब ये कि समस्या आने ही आनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक परिवार की आय सीमित होती है। ठीक है, एक परिवार है, एक उसकी आय सीमित होती है, जबकि उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं। इंसान की जो आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, असीमित होती है, लेकिन पैसे कम होते हैं। अब देखिए आगे, अतः परिवार अपनी सीमित आय से अपनी असीमित आवश्यकताओं की जो संतुष्ट नहीं कर सकता है, जिसकी समस्याएं सामने आती हैं। कहने का मतलब यह है कि वही जो मैंने आपको 500 रुपए एग्जाम्पल समझाया, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो है आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी कारण क्या है। कारण में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला है यहाँ पे कारण कि जो मानव की असीमित आवश्यकताएं हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। यानी लालच देखा जाए तो आपके अंदर जो लालच है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए, ये जो लालच है भैया, यही लालच जो है सबसे बड़ा कारण बनता है आपकी आर्थिक समस्याओं का। ठीक है, इसके बाद दूसरा कारण बन जाएगा सीमित साधन होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है सीमित में होती हैं, जैसे मान के चलिए जो है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सीमित में है, लेकिन इनका उपयोग अंधाधुंध किया जाता है। इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में जब ये समाप्त हो जाएंगे तो क्या समस्याएं नहीं रहेंगी? भाई समस्या ज्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सीमित साधन है वो भी आर्थिक समस्या का कारण है। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मान लीजिए 10 पेन है, ठीक है, 10 पेन है दुकानदार के पास, और इस पेन को खरीदने के लिए 100 लोग हैं। ठीक है, 100 लोग हैं, तो यहाँ पे
अब 10 पेन 10 ही लोग को मिल पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर एक एक पेन दिया जाएगा तो 10 लोग को मिल पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 90 लोग हैं, ठीक है, इनके पास समस्या बन जाएगी, क्योंकि सीमित साधन है और सीमित साधन से आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। आगे है संसाधनों का वैकल्पिक जो है प्रयोग हो सकता है। जो हमारे पास संसाधन है उसका वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग जब नहीं होता है तो आर्थिक समस्या बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप बोर्ड पेपर में देखेंगे तो आपके पास 2 क्वेश्चन रहेगा, मतलब अथवा करके दिया रहेगा, तो चाहे आप वो करिए चाहे ए करिए, तो आपके पास एक वैकल्पिक होता है, आपके पास ऑप्शन होता है करने का, ठीक है। लेकिन जब वो ऑप्शन ना दे तो समस्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल समस्या हो सकती है, ठीक। वही चीज यहाँ पे लागू हो सकता है। अगला है चयन की समस्या भी आर्थिक समस्या का कारण बन सकती है। चयन की समस्या का मतलब ये है कि जैसे आप दुकान पे जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, तो कपड़ा लेने में 50 कपड़े होते हैं, मतलब उसमें जो कपड़ा होता है उसमें चयन करने की समस्या होती है, भाई ये ले ये ले ये ले, कौन सा ले, कौन सा बेहतर होगा, कौन सा अच्छा होगा, कौन ज्यादा डिमांड है, किसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा चल रही है। तो उसका मतलब ये है कि चयन की समस्या भी आर्थिक समस्या का कारण बन सकती है। कैसे? जैसे मान लो कोई आप सामान देख लिए और आपको पसंद आ गया और बहुत महंगा है और आपके पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये है कि समस्या है कि नहीं है? बिल्कुल समस्या है, ठीक है। आगे देखिए, संसाधनों का सतत विकास ना होना। सतत विकास का मतलब ये है कि एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, आपने इस पेड़ का पूरा भरपूर उपयोग किया और जो है जब आपका जीवन समाप्त होने वाला था तो आपने कहा भाई इस पेड़ को कटवा देते हैं। तो जब इस पेड़ को कटवा देंगे तो क्या आपकी जो आने वाली पीढ़ी है इस पेड़ का उपयोग कर पाएगी? जवाब होगा नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे सतत विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सतत विकास का मतलब ये है कि जो संसाधन आपके पास है उस संसाधन को उपयोग कर लीजिए और आने वाली पीढ़ी भी अगर उसका उपयोग कर ले तो उसी को सतत विकास कहते हैं। लेकिन जब सतत विकास नहीं होता तो आर्थिक समस्या का कारण बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। और इसके बारे में अगर लिखना हो जाएगा, लिखना पड़ जाएगा, तो आप आराम से 2-3 लाइन लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप समझ जाओगे तो लिख ले जाओगे, अगर समझ नहीं पाओगे तो नहीं लिख पाओगे, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मांग से आप क्या समझते हैं? मांग यानी डिमांड की बात कही जा रही है। तो भैया डिमांड में इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाती है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है और सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहा है किसी दी हुई कीमत पर, मान लो कोई वस्तु है उसकी कीमत 10 रुपए है, ठीक है। उस वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जिस कीमत पर उसे निश्चित दाम पर खरीदी जाती है। मैंने आपसे कहा कि वस्तु कीमत जो है मान लीजिए 10 रुपए है और जब दुकानदार उसे 10 रुपए में बेच रहा है, जब उस खरीदने वाला उसे मान लो 8 रुपए में ले रहा है, तो 8 रुपया क्या हो गया? 8 रुपए में ले रहा है, तो जितने मूल्य में उसका लिया है वह इसकी मांग हो जाएगी, वो इसकी डिमांड हो जाएगी, ठीक है। यानी वस्तु की कीमत जितनी है और जिस वैल्यू पर खरीदी गई है वही उसकी डिमांड हो जाती है और वही से जो है मांग को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है? अथवा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ सकता है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कंबाइंड डिमांड के बारे में बात की जा रही है कि क्या होता है संयुक्त मांग या समग्र मांग, आपसे पूछ ले तो पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं समग्र मांग या संयुक्त मांग लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में, जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त या समग्र मांग कहलाती है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि जब कोई एक वस्तु पूरा करना हो, एक आवश्यकता को पूरा करना हो, तो उसके लिए वस्तुओं को एक साथ अनेक वस्तु की डिमांड की जाती है। जैसे मान लो घर का छत ढलवाना है, अगर घर की जो छत है उसकी ढलाई करनी है, तो घर की छत ढलाई करने के लिए एक काम करने के लिए, छत ढलाने के लिए कई सारे वस्तुओं को डिमांड होती है। गिट्टी चाहिए, मोरंग चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना, मजदूर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सारा चीज चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो काम हो रहा है, कोई एक काम के लिए जब कई सारी वस्तु के साथ डिमांड की जाए उसी को संयुक्त या समग्र मांग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल आप बहुत सारे दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांग के नियम क्या है? मांग के नियम की बात करें तो मार्शल के अनुसार बात कही जाए तो कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है। सिंपल सी बात यह है, कीमत घटेगी तो मांग
बढ़ेगी। ठीक है, अगर बात करें मान लो कोई वस्तु है जिसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है, कीमत कितनी है 10 रुपये, या इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में आप बता सकते हैं कि यहाँ मान लो कीमत है, ठीक है, इस पे आप कीमत लिखिए, इस पे कोई वस्तु लिख दीजिए, ठीक है, कोई वस्तु लिख दीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है, अब देखिए जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, मांग में गिरावट आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कमी होगी, कीमत अगर घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, ग्राफ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कीमत और घट जाएगी तो वस्तु की मांग और बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो डिमांड है वो यहाँ पर आएगा, डी यहाँ बनेगा जो डिमांड है। बात समझ में आ रही होगी कि मांग का नियम क्या कहना चाह रहा है। मांग का नियम दोस्तों यही कहना चाह रहा है कि भैया कीमत अगर बढ़ती है किसी वस्तु की तो ऐसे भी मार्केट में आप देख सकते हैं कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी जो मांग होती है वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि कम भाई जो है कीमत बढ़ जाएगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाती है, और कीमत अगर घट जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है मांग की लोच के सूत्र क्या है। तो मांग की लोच का सूत्र है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसी को मांग की लोच के नाम से जानते हैं, इसको सूत्र के नाम से इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे है, अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे कि मांग वक्र के खिसकाव यानी शिफ्टिंग की व्याख्या कीजिए। मांग जो वक्र है वो कैसे खिसकता है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, अब यहाँ पे ये मान लीजिए ये चार्ट यहाँ पे है और ये वक्र यहाँ पे आ जाता है, ठीक, खिसक के यहाँ पे आ जाता है। तो ये वक्र जो खिसका है उसके पीछे क्या रीजन है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अगर ये जो है यहाँ पे है तो खिसक के यहाँ कैसे आया, उसके बारे में हम यहाँ पे समझना है। तो देखिए कैसे समझते हैं इसको। कीमत के अतिरिक्त मांग निर्धारित करने वाले अन्य तत्वों को परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उन्हें मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ आया फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कुछ समझाने की तो समझाऊंगा जरूर। कह रहा है कि कीमत के अतिरिक्त मांग में निर्धारित करने वाले अन्य तत्व परिवर्तन के कारण जो मांग में जो परिवर्तन होता है, यानी कीमत जो भी है वो उसको रख दिया जाए। जैसे मान लो किसी वस्तु की 10 रुपये कीमत है, कीमत को हटा दिया जाए, लेकिन और किसी कारणवश अगर वस्तु की जो मांग है वो परिवर्तन होता है तो उससे मांग में या तो वृद्धि होगी या तो मांग में कमी होगी। दो ही चीज हो सकता है, या तो कमी या तो वृद्धि होगी। तो सिंपल सी बात यह है, अगर मान लो किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, इस कीमत के अतिरिक्त इसको हटा दिया जाए तो अन्य कोई और कारण उत्पन्न हो जाता है तो मांग में या तो वृद्धि होगी या तो उत्पन्न मतलब की कमी आ जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाऊं। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए हैं, ठीक है, दुकान पर गए हैं, दुकान पे जो वस्तु आप मान लीजिए खरीद रहे हैं, मान लीजिए कीमत 100 रुपये है, ठीक है, उसकी कीमत 100 रुपये है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप दुकानदार से प्रेम से, जो दुकानदार है अगर आपसे प्रेम से बात किया, ठीक है, तो आप वस्तु खरीद लोगे। यस और नो? यस। ठीक है, अगर आप वस्तु, जो दुकानदार आपसे प्रेम से बात किया, शालीनता से बात किया, तो आप वस्तु खरीद लेंगे 100 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर दुकानदार अगर आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, तो क्या आप वस्तु को खरीदोगे? तो आपका जवाब होगा भैया नहीं। कोई क्यों? किसी से अगर कोई प्रेम मोहब्बत से बात नहीं करेगा, नफरत से बात करेगा, कोई नफरत से सामान बेचेगा, तो क्या कोई खरीदना चाहेगा? नहीं खरीदना चाहेगा। तो फिर क्या होगी? कमी होगी। लेकिन अगर प्रेम से बात कर लेता है, अच्छे से बात कर लेता है, बात करने का तरीका भी होता है, हर इंसान के पास में नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास होता है, जो दुकानदार के पास चालाक होते हैं, उनके पास बात करने का तरीका होता है, और खराब सामान, नकली सामान या फिर ऐसे सामान बेच देते हैं जो लोगों को भरोसा लगता है कि यार सामान सही बेच रहा है बंदा। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी जो कीमत है उसको हटा दिया जाए और कोई अन्य कारण उसमें उत्पन्न हो जाए और उसके कारण अगर मांग में वृद्धि या परिवर्तन या कमी होती है, तो उससे हम कह सकते हैं कि भैया इस प्रकार से मांग में जो खिसकाव है, शिफ्टिंग जो है, वो परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे पॉइंट आप देख पाएंगे, तो पॉइंट इसमें है कि मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं, जैसे उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, उसकी पसंद और जनसंख्या, ये इसके तत्व हैं। मांग प्रभावित क्यों होता है? कीमत जो भी होती है वो वस्तु की कीमत मान लो 10 रुपये है, लेकिन अगर आपकी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो भैया सिंपल सी बात यह है कि मांग, डिमांड जो है वो प्रभावित होगा। दूसरा है रुचि, रुचि या पसंद। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपको रुचि नहीं है, आपको पसंद नहीं है वो चीज, तो आप क्यों खरीदेंगे? तो क्या डिमांड प्रभावित होगा? बिल्कुल प्रभावित होगा। ठीक है, जनसंख्या, जनसंख्या पर डिपेंड करती है कि जनसंख्या उस क्षेत्र में कितनी है और वो जो वस्तु है, क्या वो वस्तु जनसंख्या को चाहिए या नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या
रुचि या पसंद या उपभोक्ता की आय, ये सब मांग को प्रभावित करते हैं और इसीलिए जो वक्र होता है वो शिफ्ट होता है और इन्हें खिसकाव होता है, क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं उन उपभोक्ताओं के इस प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आगे मांग में वृद्धि कब होगी, तो देखिए मांग में वृद्धि कब होगी, कैसे होगी, तो यहाँ पे देखते हैं। इसमें लिखेंगे आपकी जो है मांग में वृद्धि कैसे होती है, तो इसमें देखिए जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से उस कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा या ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इस स्थिति में मांग जो वक्र होता है वो बाईं से दाईं ओर खिसक जाता है। बाईं से दाईं ओर खिसकने का मतलब ये है कि यहाँ से जो मांग वक्र है ऐसे बाईं से दाईं तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहना वही चाह रहा है कि भाई सिंपल सी बात ये है कि मांग वृद्धि कब होती है, जब कोई अन्य कारण वहां पे परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मांग में कमी कब होगी, मांग में कमी जो है ये भी आप जो उपरोक्त लिखा गया है ये भी पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि जब वस्तु की जो मात्रा होती है, जो मात्रा है वो मात्रा जो कीमत है वो कीमत सेम रहे लेकिन अन्य कोई कारण उत्पन्न हो जाए तो उसी कारण जो है मांग में वृद्धि या कमी होती है। इसके कारण मांग में जो ग्राफ होता है वो डिमांड जो है खिसक जाता है। ठीक है, इसके बाद तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, तो उसके बारे में समझना है। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, तो देखिए वे वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। नाम से यह स्पष्ट स्थानापन्न यानी एक स्थान पे दूसरी वस्तु उपयोग करना, जैसे कि चाय नहीं है तो कॉफी पी लीजिए, गुड़ नहीं है तो चीनी खा लीजिए। ठीक है, वो तभी वही काम करेगा, बशर्ते अंतर इतना है कि यहाँ पे आपको एक वस्तु की दूसरी वस्तु इस्तेमाल करनी होगी, इसलिए चाय नहीं है तो कॉफी पी लीजिए, यही पॉइंट इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण हैं इनका कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे एक स्मार्ट आंसर लिखेंगे और दूसरी बात ये है कि आप अपने कॉपी को अगर लिखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पूरा नंबर पाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम इनका प्रयोग करिए जिससे आपको बेहतर नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन है वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग बना लीजिए और इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है कि व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। व्यापार की दशाओं में परिवर्तन का मतलब ये है कि कह रहा है कि वस्तु की मांग प्रभावित कब होती है, जब व्यापार की दशाओं में परिवर्तन हो जाए, यानी व्यापार में आयात निर्यात में कुछ कमी हो जाए, आयात निर्यात में कुछ वृद्धि हो जाए या कोई ऐसी बदलाव आ जाए व्यापार में जिससे मांग प्रभावित हो जाए, तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें है आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन का मतलब ये है कि आय में या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। तो जब कमी होगी तब भी मांग प्रभावित होगा और वृद्धि होगी तब भी मांग प्रभावित होगा, यानी आय कहीं की मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का मतलब ये है कि जैसे जब 2000 का नोट आया था तो 2000 का नोट आने से बहुत सारे डिमांड जो है वो प्रभावित हुए थे, मांग प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो मांग की मुद्रा है उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो उससे भी मांग प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मौसम में परिवर्तन। अगर मैं कहूँ कि ठंडी के मौसम में ठंडा पीजिए, क्या ठंडा पी पाएंगे आप लोग? तो कहने का मतलब ये है कि ठंडी के मौसम में हमें गर्म चीज चाहिए और गर्मी के मौसम में ठंडा चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तु होती है, जो इसकी डिमांड होती है, वो सीजन के अनुसार मौसम पे भी निर्भर होता है। जैसा मौसम होता है वैसा उस वस्तु की डिमांड होती है। गर्मी के मौसम में कोई जैकेट स्वेटर पहन पाएगा? नहीं पहन पाएगा या नहीं पहनेगा, क्योंकि उसकी उस टाइम पे जरूरत ही नहीं है, उसकी डिमांड ही नहीं है। तो क्या आपको मार्केट में जो है वो वस्तु दिखाई देती है, मिलता है? नहीं मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपको ठंडी के मौसम में जाइए मार्केट में, आपको स्वेटर जैकेट सब कुछ दिख जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड है उस समय पे। तो मौसम के अनुसार भी यहाँ पे परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है वो उन जनसंख्या को किस चीज की आवश्यकता है, उनको क्या डिमांड है। तो जिस वस्तु की डिमांड होगी वहां पे अगर वो वस्तु मिल रही है तो वो मांग प्रभावित होगा, अगर वो वस्तु नहीं मिल रही है तब भी प्रभावित होगा। तो कहने का मतलब कि जनसंख्या में परिवर्तन या जनसंख्या पर भी निर्भर करता है कि मांग में परिवर्तन होना। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें जो भी फैशन होता है, जो रुचि होती है, फैशन और रुचि के अनुसार भी लोग अपने मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे फैशन आगे बढ़ता है, लोगों की डिमांड आगे परिवर्तन हो जाती है। और बहुत सारे आप देखेंगे कि जो लोग बाल कटवाते हैं, तो अलग अलग जैसे फैशन आया वैसे वैसे डिमांड बढ़ गई। अब लोग फैशन में बाल कटवाने का जो पोजीशन वो चेंज हो गया है, हनी सिंह फनी सिंह कटवाते हैं। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कि व्यापार की दशाओं में परिवर्तन कैसे होता है, और फिर इसके बाद जो है कैसे आय में परिवर्तन होता है, मुद्रा की मात्रा में कैसे परिवर्तन होती है। ठीक है, इनको आप इस प्रकार से देख के आराम से समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो मांग की जो लोच है इसको कैसे निर्धारित करने वाले कारक लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए भी एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मांग की लोच है इस प्रकार से आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे एक फ्लो चार्ट में कि जो है वस्तु की कीमत जो होती है ये मांग को लोच को प्रभावित करती है, और फिर इसके बाद जो है जो वस्तु की प्रकृति है ये भी प्रभावित करती है। ठीक है, ये सारा पूरा पॉइंट आप समझ सकते हैं। एक एक करके यहाँ पे व्याख्या कर लेते हैं इनकी, ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए पहले लिखा है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत कैसे मांग की लोच को प्रभावित करती है ये समझना है। तो देखिए जिन वस्तुओं की कीमत ऊंची होती है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। भाई सिंपल सी बात है, वस्तु की कीमत क्या होगी, अगर ऊंची होगी तो मांग भी अधिक लोचदार हो जाएगी, मांग प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगला पॉइंट इसमें है कि जिन वस्तुओं की कीमत मध्य श्रेणी में होती है उनकी ही मांग की लोच समान होती है। देखिए सिंपल भाषा में कह रहा है कि अगर कीमत अच्छी होगी, ऊंची होगी, तो मांग जो है अधिक लोचदार होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर कीमत समान होगा तो मांग जो है मांग क्या होगा, मांग समान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर जिन वस्तुओं की कीमत कम होगी उनकी मांग की लोच भी कम होगी। 3 पॉइंट है, सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं। मांग की लोच अधिक, तो भाई मांग की कीमत है, सॉरी जो वस्तु की कीमत है, वस्तु की कीमत अधिक होगी तो मांग की लोच अधिक होगी। वस्तु कीमत समान होगी, मांग की लोच समान होगी। वस्तु कीमत निम्न होगी तो मांग की लोच भी क्या है, निम्न होगी। इसका मतलब ये है, तीनों पॉइंट आराम से समझ सकते हैं। एक में उच्च है, एक में बराबर है, एक में निम्न है, तो ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति का मतलब ये है इसमें कि जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि वस्तुओं के अधिक समय तक संतुष्ट नहीं रखा जा सकता है। भाई देखिए, जो आप एक मोबाइल खरीद लीजिए, एक मोबाइल से 10 साल तक आप जो है अपना उससे संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। जो नया मार्केट में सामान आ जाएगा आपको फिर वो लुभावना लगने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु नई नई मार्केट में आती रहती है उससे लोग हम प्रभावित होते हैं, और फिर जो हमारी पुरानी वस्तु होती है वो कहीं न कहीं उससे हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते। तो वही कह रहा है कि इसमें कोई भी हो उसके जो वस्तु होती है उससे हम अधिक दिन तक संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे इसके विपरीत आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तु की मांग औसत लोचदार तथा विलासिता वस्तु की मांग अधिक और अत्यधिक लोचदार होती है। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।